नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश में इन दिनों एक नई बहस शुरू हो गई है, वो है मजहबी शिक्षा दे रहे मदरसों पर बैन की। इसकी शुरुआत असम से हुई, लेकिन चर्चा पूरे देश में हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जब मदरसों से कट्टरपंथी और आतंकवादी तैयार हो रहे हों, तो इन्हें सरकारी मदद क्यों? और अगर सरकारी पैसे से कुरान ही पढ़ानी है, तो गीता और बाइबल से परहेज क्यों? ये मांग मध्य प्रदेश में भी उठने लगी है। इस कार्यक्रम में मदरसों को सरकारी मदद पर रोक की मांग पर छिड़ी इसी बहस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप देखते रहिए विशेष। तो असम में सरकारी मदरसों पर बैन लगाने के फैसले पर पूरे देश की सियासत बेचैन हो गई। वहां के मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदला जाएगा। तमाम विपक्षी पार्टियां इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा बता रही हैं, जबकि सरकार की दलील ये है कि सरकारी पैसे से कुरान की शिक्षा नहीं हो सकती। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि संस्कृत संस्थानों पर भी फैसला लिया जाएगा, इन पर भी नोटिफिकेशन जारी होगा। इस बीच कश्मीर के शोपियां में एक मदरसा सुरक्षा एजेंसियों के स्कैनर पर है। वहां के 13 छात्रों के आतंक कनेक्शन पर हंगामा हो रहा है। उस मदरसे के 3 टीचर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी मदरसों पर बैन के साथ साथ मदरसों के आतंक कनेक्शन पर भी अब बहस छिड़ गई है। Teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. असम की भाजपा सरकार द्वारा मदरसों की बंदी का फैसला आने के बाद से ही विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। विपक्षी दलों समेत कई इस्लामिक संगठनों ने इस फैसले के लिए भाजपा पर हिंदुत्व को लागू करने का इल्जाम लगाया है, लेकिन वहां की सरकार इसे नाजायज बता रही है। सरकार का कहना है मदरसे बंद नहीं होंगे, उन्हें स्कूलों में कन्वर्ट किया जाएगा, जहां हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। मदरसों के शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और जो सिर्फ मजहबी तालीम ही दे सकते हैं, उनसे दूसरे काम भी करवाए जाएंगे। नौकरी से निकाला नहीं जाएगा इन्हें। असम सरकार का तर्क है, फिलहाल मदरसों में विज्ञान, तकनीक, कंप्यूटर, अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र का ज्ञान छात्रों को मिल ही नहीं पाता, जिसके चलते मुख्यधारा की प्रतियोगिताओं में ये बच्चे काफी पीछे रह जाते हैं। यहाँ आधुनिक शिक्षा मिलेगी तो मुस्लिम छात्रों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। Because these madrasas give a particular degree, Government of Assam has declared that this degree will be equivalent to matriculation and higher secondary examination. That has created a huge impact because so many people are getting certificates that I have passed madrasa, and they compete for jobs with the other student who has passed matric or higher secondary after hard work. So this equivalence problem has also created lot of uneasiness amongst our students. Because खैर, ये बात तो हुई असम की। अब मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं। यहाँ भी शिवराज सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने ऐसी ही आवाज उठाई है। उन्होंने कहा मदरसों से कट्टरवादी और आतंकवादी बनते हैं, इसलिए राष्ट्र हित में बाधक मदरसे बंद किए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा एमपी में मदरसे बंद हो, इस पर विचार किया जाएगा। ठाकुर ने कहा दूसरे धर्म के लोगों से कर वसूल कर मौलानाओं को तनख्वाह बांटना कहाँ का न्याय है। उषा ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। उषा ठाकुर के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। शिवराज सरकार अनुदान पर चल रहे मदरसों को बंद कर उन्हें मॉडल स्कूल का दर्जा देने पर लंबे अरसे से विचार कर रही है। वो इसलिए कि सरकार मदरसों में स्किल डेवलपमेंट के लिए कई प्रयास कर चुकी है, लेकिन उसके नतीजे सिफर रहे। प्रदेश में 1685 मदरसे ऐसे हैं जहां प्रति शिक्षक सरकार 6,000 रुपए मासिक वेतन प्रदान कर रही है।
इस व्यय का 60% खर्च केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार उठाती है। इस मद में सरकार का 15 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहा है, जबकि मदरसे में कई साल की पढ़ाई के बाद भी छात्रों के पास ना तो डिग्री होती है और ना ही किसी तरह की कोई विशेष स्किल। यहाँ से निकले छात्र बस कट्टरपंथी बनकर रह जाते हैं। इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, मध्य प्रदेश में अगर उषा ठाकुर का बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता तो यानी मध्य प्रदेश में मदरसों को बंद करने की स्थिति सामने आ रही है या तैयारी चल रही है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि शिवराज सरकार काफी समय से चाहती है कि मदरसों में स्किल की ट्रेनिंग शुरू हो जाए, ऐसी पढ़ाई शुरू हो ताकि इस मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम्स में, टेक्निकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को कम्पीट कर सकें, उनकी बराबरी में खड़े हो सकें, उन्हीं प्रतियोगिताओं में वो उनसे अच्छे नंबर ला सकें। लेकिन अब इस पर राजनीति भी होने लगी है। ऐसे में सवाल ये कि जिस तरह से उषा ठाकुर जी ने कहा है कि वाकई कट्टरपंथ और आतंकवादी मदरसे से निकल रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सभी मदरसों में ऐसी कोई खबरें नहीं हैं, लेकिन शोपिया से जिस तरह की खबरें आई उन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इसी तरह का ज्ञान या इसी तरह की शिक्षा मदरसों में अगर बच्चों को दी जा रही है, स्टूडेंट्स को दी जा रही है वहाँ पढ़ने वाले, तो जाहिर है कि वहाँ अब तमाम मदरसों पर गौर करना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका एक अलग एंगल है, क्योंकि सरकार इन्हें स्किल से जोड़ना चाहती है, एजुकेशन से जोड़ना चाहती है, इसीलिए इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। शाह मेरी खुर्रम साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, मुस्लिम विद्वान हैं आप। खुर्रम साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। शुक्रिया। खुर्रम साहब, उषा ठाकुर जी का एक बयान आपने सुना होगा जिसमें वो कह रही हैं कि मदरसे से कट्टरवादी आतंकवादी बनते हैं। हालांकि आसाम से जिस तरह की शुरुआत हुई इसमें ये कहा गया कि हम मदरसों में पढ़ाई करवाना चाहते हैं जहां पर राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई हो, कंप्यूटर एजुकेशन हो और साइंस की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लाना चाहते हैं मदरसों में पढ़ें बच्चे, ये सब इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है। आप मध्य प्रदेश और असम की बात को, इन तमाम मुद्दों को कैसे देखते हैं खुर्रम साहब? खुर्रम साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज सुन रही है? जी खुर्रम साहब कहिए। इन्होंने भी ऐसा बयान दिया है, ये उनकी दिवालिया मानसिकता का परिचायक है। जी। दरअसल मदरसों में मुंशी प्रेमचंद भी पढ़े हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी पढ़े हैं, अबुल कलाम आजाद भी पढ़े हैं। तो मदरसों के बारे में ऐसी बेहुदा बात करना जी। किसी जन प्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन अगर मदरसों का कल्याण करना चाहती है, उनका उद्धार करना चाहती है जी। तो उसके लिए मदरसे वालों से चर्चा करना चाहिए उनको। अब उसमें अगर आप ऐसे अज्ञानी टाइप के लोगों से आप चर्चा करेंगे और वो ये कहेंगे कि मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं, तो क्या तत्कालीन राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या ऐसे थे? या मुंशी प्रेमचंद, जिनको साहित्य का गांधी कहा जाता है, क्या वो ऐसे थे? ठीक है खुर्रम साहब, और बाकी जो एजुकेशन की बात कही जा रही है कि मदरसों में और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, उसको लेकर आपका पक्ष क्या है? देखिए जी, मौजूदा दौर की जो टेक्निकल साइंस है, टेक्नोलॉजी है जी, उसको पढ़ाने के लिए तो बहुत सख्त जरूरत है। हर मदरसे में, गुरुकुल में, आश्रम में, स्कूल में, सरकारी स्कूलों में भी होना चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स का, तो वो पढ़ने के बाद तो गधे पे किताबें लदी हुई ऐसा सामान कहलाएगा। अगर उसको कोई हुनर नहीं आता, उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको कोई समझ नहीं है, तो फिर वो ऐसे ही बयान देगा जैसा बयान के बारे में अभी आप बता रही थी कि मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं।
चलिए खुर्रम साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। विकास बौंदरिया जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, मैं उनसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ आपकी बातों पर। विकास बौंदरिया जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्ते। विकास बौंदरिया जी, खुर्रम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम अदवान हैं आप। उन्होंने बताया कि जो भी कहा है वो गलत कहा है, आतंकवादी और कट्टरपंथी मदरसों से नहीं पनपते। हालांकि उषा ठाकुर जी का ये बयान इंदौर से सामने आया है, और अगर मदरसों को बंद करने की बात मध्य प्रदेश में आ रही है तो क्या ये ठीक है? नहीं, देखिए, उषा ठाकुर जी ने एक अपना विचार प्रकट किया है। एक ओपन डिस्कोर्स इसके ऊपर चर्चा के लिए इस बहाने चालू हो सकता है। सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं ले रही है, मैं बड़ी स्पष्टता से कह रही हूँ। उन्होंने एक विचार प्रकट किया। किस वजह से किया? उनके दो कारण थे इस विचार की मतलब संदर्भ क्या रहा जो ये विचार आया। नंबर एक, कमलनाथ जी की सरकार और कमलनाथ जी के लोग चर्चा करते हैं कि कैसे मुअज्जिनों के और मौलवियों के वेतन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। उषा ठाकुर जी का एक बड़ा खुलासे बात थी कि वक्फ बोर्ड वगैरह इसके लिए बने हुए हैं, जिनके पास भी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही विकास जी, थोड़ा सा लाउड बोल दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि उषा ठाकुर जी ने विचार उस संदर्भ में प्रकट किया कि वक्फ बोर्ड वगैरह हैं, ये इनके द्वारा मदरसों का पोषण हो सकता है। क्या दिक्कत है? उसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। जो व्यवस्था चल रही है उनको वित्त पोषण इनके माध्यम से हो सकता है। सरकार के संसाधनों का और ज्यादा उपयोग केवल इन मदरसों के लिए करना, बाकी वर्गों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वहां से कुछ खींच देता है, तब यहाँ पे सरकार कर सकती है। एक सामान्य स्कूली शिक्षा की व्यवस्था है, उसको हम अगर मजबूत करते हैं, सुदृढ़ करते हैं, तो वो हर वर्ग के लिए सुदृढ़ता बनती है। केवल एक वर्ग विशेष के बच्चों के लिए अगर हमें प्रयास करने हैं तो उसके लिए हमारे पास में वक्फ बोर्ड है, जिसकी आमदनी के बहुत सारे जरिए हैं, उसका प्रबंधन हमें बेहतर करना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, खुर्रम साहब को ऐतराज है। मुझे नहीं मालूम पिछली किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, वो तो स्कूल में भी पढ़े हैं। कब कौन से मदरसे में गए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन स्कूली शिक्षा में उन्होंने अध्ययन किया, ये जरूर मुझे मालूम है जी। मैं जो बात कह रहा हूँ कि आज की व्यवस्था में हमने मदरसों के माध्यम से कट्टरपंथ के पैदा होने के उदाहरण देखे हैं। इसमें तो कोई शकोशुबा की बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि हर बच्चा कट्टरपंथी होता होगा मदरसे में पढ़ने वाला, लेकिन वहाँ कट्टरपंथी विचारधारा भी फलती फूलती है, जो कि देश के लिए बहुत अच्छी नहीं है। कोई भी धर्म का कट्टरपंथ बेहतर नहीं होता, ये तो हर व्यक्ति कहेगा। तो मुझे लगता है कि खुर्रम साहब को बहुत ऐतराज जताने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जो एक आर्थिक संसाधन है वक्फ बोर्ड वगैरह के, उनका इस्तेमाल मदरसों के लिए हो। और तीसरी बात जो आपने भी बात रखी कि आज की मॉडर्न एजुकेशन, रोजगार मूलक व्यवस्था, शिक्षा, वो बहुतायत में बच्चों को देने की जरूरत है। तब उन्हें रोजगार मिलेगा, तब वो अपने परिवार को, समाज को संवार सकेंगे। ठीक है खुर्रम साहब, धार्मिक शिक्षा से काम नहीं होना। धार्मिक शिक्षा तो आप घर परिवार में, समाज के अन्य मुहानों पे, स्रोतों से प्राप्त करिए ना, उसके लिए तो स्वतंत्रता है देश में। ठीक है, यानी उषा ठाकुर जी जैसे और इशारा कर रही थी कि धार्मिक शिक्षा सरकारी पैसे से नहीं होनी चाहिए, उसमें सरकार क्यों अनुदान दे, यही है ना सर विकास जी? ये तो ये वैचारिक मत शुरू से रहा है, उषा ठाकुर जी व्यक्त करती रही हैं। जिस मातृ संस्था से वो आती हैं वहाँ वैचारिक मत है, लेकिन सरकार कोई व्यवस्था में अभी परिवर्तन नहीं करने का निर्णय ले रही है। ठीक है, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। ठीक है, लेकिन अपना विचार आपने रख दिया। ये इसलिए भी हवा मिली है इस मुद्दे को क्योंकि असम में तो नोटिफिकेशन जारी हो गए ना सर, इसलिए मध्य प्रदेश में, बाकी देश के हिस्सों में भी हवा चल दिख रहा है ना जी। वहाँ लोकल महसूस किया गया, वहाँ प्रभाव भी दिख रहा है। ठीक है, खुर्रम साहब से मैं केवल धार्मिक शिक्षा में बात कर रहे हैं, ज्यादा सरकार इन्वेस्ट करे, इसमें खुर्रम साहब का क्या इंटरेस्ट है? जबकि अन्य संस्थाएं इसके वित्त पोषण के लिए, अन्य तरह के पोषण के लिए बनी हुई है। ठीक है, खुर्रम साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मदरसा आधुनिकीकरण योजना है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो हमने तो नहीं बनाई और कई साल से है। तो मदरसों को अनुदान के नाम पर अपने कंट्रोल में करने के लिए ऐसा किया गया था, हमको ऐसा लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी मदरसे चलते हैं वो मुस्लिम कौम के चंदे से चलते हैं।
किसी सरकार के रहमो करम या अनुदान या खैरात से नहीं चलते, ठीक है ना। कौम के लोग आपस में मदद करते हैं और सैकड़ों सालों से ये सिलसिला चल रहा है। नहीं, लेकिन खुर्रम अब साहब उसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ बुनियादी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट की जो बात अब हो रही है, ये तो बहुत पहले से हो रहा है। बहुत सारे मदरसों में इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दी जाती है, किसी का कहीं कारपेंटरी की ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं कारपेट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं मैसन की ट्रेनिंग होती है। सब जगह अलग अलग चल रहा है। दरअसल बच्चे को हुनरमंद बनाना हमें मजहब इस्लाम ने ही सिखाया है। अपने पैरों पे खड़े हो, खुद कफील हो, आत्मनिर्भर बनो। तो जिन लोगों के दिमाग में अगर कोई गलतफहमी है तो वो दूर कर लें। नहीं, लेकिन खुर्रम साहब आंकड़े जो कह रहे हैं आंकड़े ये बताते हैं कि 15 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है मदरसों पे सरकार का, जिसमें 60% हिस्सा केंद्र का है और 40% हिस्सा राज्य का है। और आप कह रहे हैं कि तमाम मदरसे जो हैं कि आपस में आप लोग इकट्ठा करते हैं, उससे चलते हैं। ये भोपाल के संदर्भ में कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूरे देश के संदर्भ में। शिमला मोहतरमा, क्या 15 करोड़ में मदरसों का खर्च पूरा हो जाएगा? सवाल तो ये है ना। 15 करोड़ रुपए तो एक नाम मात्र है मदरसों पे अपना कंट्रोल करने के लिए। 1685 मध्य प्रदेश में मदरसे हैं, उनमें 15 करोड़ रुपए आपको लगता है कि पूरे नहीं पड़ते? अरे हमारी मुस्लिम कौम जो हजारों करोड़ रुपया टैक्स देती है, टैक्स का कानून है, जिस कम्युनिटी से आप टैक्स वसूल करेंगे उसके वेलफेयर पे खर्च करेंगे। तो हमारी कम्युनिटी भी तो टैक्स देती है ना। ठीक है, हाउस टैक्स देते हैं, जो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, वेल्थ टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। तो फिर सर आपको लगता है खुर्रम साहब फिर संस्कृत की भी पढ़ाई हो जानी चाहिए, फिर बाइबल तो भी पढ़ा दी जानी चाहिए, गीता भी पढ़ा दी अरे जानी हमने कब मना किया भाई? आप पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। ठीक है, आपको कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर इन तमाम भाई चीजों को अंग्रेजी भी पढ़ना है, पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, हम तो कहते हैं जर्मन भी पढ़ाइए, फ्रेंच भी पढ़ाइए आप तो। ठीक है, लेकिन सिस्टम सरकार का ये कहना है कि वो जो अनुदान वो मदरसों में दे रही हैं, उन्हीं राशि से अगर उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं बच्चों को जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनमें और भी अच्छी एजुकेशन मिल जाए और भी अच्छी तकनीकी पढ़ाई हो जाए, तो आपको लगता है कि जैसे बाकी धर्म में गीता है तो घर में पढ़ाई जाती है, जो भी संस्कार दिए जाते हैं घर में दिए हैं, तो मदरसे में भी तो ऐसा हो सकता है? अरे भाई मदरसों में, मदरसा एजुकेशन सिस्टम अगर नहीं होता ना तो हिंदुस्तान में निरक्षरता की दर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती। निरक्षरता को खत्म करने में मदरसों का बहुत अहम रोल है, इसको क्यों नहीं देख रहे हैं? इसको लेकर मैं विकास जी के पास जाते हैं। विकास जी, आपने सुना खुर्रम साहब को बहुत अहम किरदार निभाता है समाज में मदरसा, आप क्या कहेंगे? विकास जी, बोले जी कहिए। नहीं, अब बड़ी स्वाभाविक सी बात है, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, खुर्रम साहब बात कर रहे हैं। अरे साहब, ये तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति देता है, जीएसटी तो हर व्यक्ति देता है, वो गरीब हो अमीर हो, फिर क्या? तो वो समाज के लिए तो पैसा उपयोग होना है, विस्तारित समाज के लिए हम तो उपयोग की बात कर रहे हैं, अन्यथा तो बात नहीं कर रहे हैं। और फिर अगर हमारे पास में वक्फ बोर्ड वगैरह बने हुए हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो धार्मिक शिक्षा के लिए फंडिंग आसानी से कर सकती हैं, तो खुर्रम साहब को उससे क्यों एतराज है? आह्वान करना चाहिए ना इन्हें। ठीक है, खुर्रम साहब, फाइनल कमेंट आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका अपना विचार है, वो जनता की राशि से अपने मनमाने खर्चे करना चाहते हैं, उनकी सरकार की पॉलिसी दिख रही है, अभी तक समझ में आ रही है। हमारा ये कहना है, जनता से जब आप टैक्स वसूल कर रहे हैं तो जनता के कल्याण पर ही खर्च कीजिए, और एक वर्ग विशेष या पार्टी विशेष या विचारधारा विशेष के लोगों पर खर्च मत कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। और वो संभव नहीं है, क्योंकि जिसकी पार्टी की सरकार है वो लोग, उनकी सोच बस जैसे कहावत है, अंधा भाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे, वो मामला चल रहा है।
सिर्फ मुसलमान गरीब परेशान नहीं है, हिंदू गरीब भी बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। उनके बच्चों को भी शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है। उनके कल्याण के लिए सोच लें, हमें सलाह देने के बजाय उनका विकास करने की सोच लें। उनको सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा मजदूरों को। जी विकास जी। जी विकास जी कहिए। विकास जी की आवाज आ रही है? चलिए, लगता है विकास जी का फोन डिस्कनेक्ट हुआ। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें, इस मामले को लेकर अब अलग अलग तरह के पक्ष सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुर्रम साहब की अपनी प्रतिक्रिया है, कई और मुस्लिम विद्वान हैं जो इस मामले में चाहते हैं कि मदरसों में टेक्निकल एजुकेशन भी हो, साइंस भी पढ़ाई जाए, तमाम तरह का ज्ञान जो बाकी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसमें मैथ्स भी होता है, वो तमाम चीज़ें बच्चे पढ़ें और सिर्फ कुरान की तालीम ही ना लें, बल्कि अन्य सब्जेक्ट्स या अन्य विषयों पर भी उनकी तालीम मजबूत हो, उनकी पकड़ मजबूत हो। ब्रजेश जी हमारे साथ बने हुए, ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस से। ब्रजेश पांडे जी स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद पारुल जी। ब्रजेश पांडे जी, उषा जी का बयान जिसमें मदरसों में कट्टरवादी आतंकवादी बनते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। आसाम से ये हवा चली, जिसके बाद मध्य प्रदेश आते आते ये लगा कि क्या वाकई सरकार का मूड है कि मध्य प्रदेश में भी मदरसों पर बैन लगाया जाए, क्योंकि वहां तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अच्छी शिक्षा मिले मदरसों में भी, जो बच्चे दूसरे एजुकेशन के मामले में स्ट्रांग हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दूसरे बच्चों के हिसाब से वो उतना नहीं ब्रेक कर पाते उनको, तो वहाँ पे भी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं मदरसों में भी पढ़ रहे हैं, उन्हें भी स्ट्रांग होना चाहिए। आपका क्या तर्क है इस पर? देखिए पारुल जी, सबसे पहली बात ये है कि हम सब लोग, भारत जो है एक संप्रभु देश के अंदर अनेकता में एकता की मिसाल कायम करने वाले हमारे देश में हर जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं जी। और किसी भी एक धर्म संप्रदाय के बारे में इस तरह की बात, जिस तरह से उषा ठाकुर जी का बयान आया है कि मदरसों पर बैन लगाया जाए, सर्बानंद सोनोवाल जी से लेकर के वहाँ के नेता हिमंत बिश्व शर्मा ने भी इस बात को कहा है। तो मेरा कहना ये है कि इस समय जो स्थिति बनी है पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र के अंदर पूरे कुएं में जो है भांग घोलने की कोशिश कर रही है, सांप्रदायिकता का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी इस बात के हमेशा पक्ष कर रही है कि तालीम कुछ भी बुरी नहीं होती है, वो चाहे जिस ढंग से दी जाए, चाहे वो हिंदू शासकों द्वारा रही हो, चाहे मुस्लिम शासकों द्वारा रही हो। हम ये नहीं भूलते हैं कि अब्दुल कलाम आजाद जी जो इस देश के राष्ट्रपति थे, वो भी एक मदरसे से पढ़ के देश की राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर फले थे और राष्ट्र के राष्ट्रपति थे। लेकिन जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कर रही है, ये बहुत ही दुखदायी बात है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ उषा ठाकुर के बयान की। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मदरसों पर महाभारत को लेकर के जो आज आपने विषय रखा है, बड़ा अच्छा विषय रखा है। मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 3650 मदरसे हैं और उसमें भी ये चीजें हैं, तालीम अच्छी दी जा रही है और उनके बयान जो भाजपा के नेताओं के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के आ रहे हैं। एक चीज मैं और यहाँ आपको बता दूं, ये उषा ठाकुर जी ने शोपिया मामले को लेकर इसे कनेक्ट किया था। और उसके बाद दूसरी चीज ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि दूसरे धर्म के मानने वाले लोग या उनसे जुड़े हुए लोग, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हों, क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हुए हों, वो भी तो फिर चाहेंगे ना सर कि अगर कुरान को पढ़ाने के लिए सरकार अनुदान दे रही है, तो हिंदू संस्कार देने के लिए या फिर क्रिश्चियन धर्म को समझाने के लिए भी सरकार अनुदान दे, फिर तो फंस जाएंगे आप लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ऐसा है कि जो अन्य नहीं, ऐसा हो भी तो सकता है ना सर। अगर अभी खुर्रम साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि हमने किसी को मना थोड़ी ना किया है कि आप अपने धर्म को पढ़ाने के लिए, अपने संस्कारों को सिखाने के लिए, अपने धर्म के संस्कारों को बताने के लिए आप अलग से स्कूल ना लगाएं। अगर ऐसा हुआ तो फिर सिस्टम में या सरकार किन किन को अनुदान देंगी? देखिए अभी जो भारत के संविधान के अंदर और देश के अंदर जो बातें चल रही हैं, वो हमारे जो संस्कृत विद्यालय हैं उसके लिए भी सरकार अनुदान देती है। मदरसों उसको भी मना करने के लिए कहा गया है, उसे भी बंद करने की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन आप मुझको बताइए कि कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी चीज हो, भारतवर्ष के अंदर जहाँ पर अनेकता में एकता की मिसाल दी जा रही हो, जहाँ के नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हो, सुभाष चंद्र बोस जैसे के नेता रहे हों और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सरी के नेता हों, चाहे फेडरल मूवमेंट की बात हो, चाहे देश की आजादी के बाद की बात रही हो,
हर समय भारत के अंदर हर मजहब के अंदर इस अनेकता में एकता की मिसाल कायम की गई। हम कह रहे हैं किसी भी तालीम को पढ़ाना क्या बुरा है। अनुदान की जहाँ तक बात है, सरकार के पास इसके लिए फंड होता है, और जो एचआरडी मंत्रालय होता है, जो शिक्षा मंत्रालय होता है, उसमें हर चारों जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो भी इनके वो चलते हैं, पाठ्यक्रम चलते हैं, उसके लिए सरकार के पास बाकायदा अनुदान होता है। तो ऐसी कोई तकनीकी पेचीदगी नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लेकिन उसी राशि को अगर उसी राशि को वातावरण कलुषित करने का प्रयास कर रही है, मेरा कहना ये है। जी, 15 करोड़ रुपए जो मध्य प्रदेश में मदरसों पर खर्च किए जा रहे हैं केंद्र की और राज्य की राशि मिलाकर, और वही 15 करोड़ रुपए अगर मदरसों में टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, स्किल एजुकेशन देने के लिए अगर खर्च होता है, और जैसे कि हर धर्म में होता है, हमें संस्कार मिलते हैं, हमें धर्म के बारे में बताया जाता है, तो घरों से सीखा जाता है, मदरसों में जाकर नहीं सीखते हैं। कोई अलग से कोई धर्म का मंदिर नहीं है या कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां से जाकर आप या हम सीखे हैं, हमने घरों में ही सीखा है। तो क्या इस मामले में कांग्रेस का पक्ष इससे इतर है क्या, कि नहीं आप कुरान पढ़ाइए वहां पर और कोई चीज नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात की पक्ष कर रही है, चाहे वो देश के मदरसे हों, चाहे देश के संस्कृत विद्यालय हों, चाहे बाइबल ग्रंथ करने के लोग हों, चाहे गुरु नानक गुरुद्वारा साहब हों, हर जगह उनके धर्म के अलावा देश के उन विषयों का भी अध्ययन होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल, यही गवर्नमेंट भी कह रही है और यही आप लोग भी कह रहे हैं। बात वहीं खत्म हो जाती है, तो फिर लड़ाई किस बात की? इस मामले में दोनों पक्षों को साथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप भी वही कह रहे हैं और बीजेपी का भी वही कह रहे हैं। जिस तरह की बात उषा ठाकुर जी ने किया, उस बयान की मैं कटघोषणा करता हूँ आसाम के संस्कृत मंत्री की। देखिए, कोई भी चीज चल रही है, आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप उसके अंदर नई चीजें ला सकते हैं। बिल्कुल 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 100% आप किसी चीज को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हर जगह एक चीज नहीं होती है, जैसा कि उन्होंने कहा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग ही बहस छिड़ गई है, और इस बहस के बाद जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि असम से चली हुई हवा, जो मदरसों में नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि मदरसे बैन होंगे या मदरसों में कुरान की जगह अब टेक्निकल शिक्षा पढ़ाई जाएगी, वो सारे सब्जेक्ट दूसरे स्कूलों में, सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, उस मामले में बच्चा स्ट्रांग होगा और वहां से भी डिग्री लेकर निकलेगा, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी कॉलेज में जाएगा तो डिग्री मान्य होगी। इस तरह की भावनाओं के साथ असम में बीजेपी ने इस नोटिफिकेशन को या फिर मदरसों को बैन करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, और वो हवा मध्य प्रदेश में भी आई। उषा ठाकुर जी का बयान लेकर आया, जिसके बाद राजनीति गरमाई। हालांकि जो तर्क असम से निकल कर आया मदरसों को बंद करने का, वही मध्य प्रदेश में आता है तो कांग्रेस और बीजेपी एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन उषा ठाकुर जी का जो बयान सामने आता है, जिसमें वो कहती हैं कि मदरसे से निकलने वाले आतंकवादी, कट्टरवादी होते, तो उसको लेकर कांग्रेस खफा है। लेकिन खुर्रम साहब से बात की तो खुर्रम साहब मदरसों को बंद करने के लिए या कुरान नहीं पढ़ाने के लिए, कुरान की बातें नहीं बताने के लिए बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं कि मदरसों में जो राशि सरकार देती है उससे कुछ नहीं होता, या हम सब इकट्ठा करते हैं आपस में तब मदरसे चलते हैं। हालांकि अलग अलग तरह की बहस और अलग अलग तरह की बातें हैं, और इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही।